प्रिय विद्यार्थियों, इस चैनल में आप सबका स्वागत है। हम लोग रक्त परिसंचरण तंत्र से क्वेश्चन निकाले। एग्ज़ाम निकट में है, इसलिए हर एक चैप्टर से इम्पोर्टेंट 20-20 क्वेश्चन निकाल रहे हैं और उसका डिस्कशन से बहुत सारे क्वेश्चन निकल रहे हैं। इस पर ध्यान देना हम लोग को ज़रूरी है। और दरोगा का एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी या अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए हम लोग का क्वेश्चन बहुत कारगर होगा, इसलिए क्वेश्चन पर हम लोग को ध्यान देना होगा। तो आज हम लोग को शुरू करना है पोषण यानी न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन से 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं और उसका डिस्कशन से बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे। हर एक क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे, हर एक क्वेश्चन को बढ़िया से समझेंगे, देखेंगे। तो पोषण में हम लोग का एनिमल और प्लांट दोनों में देखना है। पौधा में किस तरह का पोषण होता है, पोषण यानी न्यूट्रिशन। जंतु में किस तरह का न्यूट्रिशन होता है। और न्यूट्रिशन का मतलब होता है भोजन ग्रहण करने की विधि। जब भोजन ग्रहण किए किस तरह से पाचन होगा, उसका अवशोषण कैसे होगा, ये सारी जानकारी हम लोग लेते हैं पोषण चैप्टर में। तो पोषण से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी। तो पहला क्वेश्चन ये देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि सड़ी गली चीज़ों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। यानी कि वैसे पौधे जो सड़े गले पदार्थों पर आश्रित रहते हैं, सड़े गले पदार्थों से भोजन लेते हैं, वे जीव क्या कहलाते हैं। तो आंसर कर दें 1 का बी यानी मृतोपजीवी। आंसर हो गया मृतजीवी या मृतोपजीवी कहते हैं, मृतोपजीवी। इंग्लिश में कहते हैं सैप्रोफाइट्स। मृतजीवी का मतलब होता है कि वैसे जीव जो सड़े गले पदार्थों से भोजन ग्रहण करे वो कहलाएगा सैप्रोफाइट्स या मृतोपजीवी। जैसे कवक, जीवाणु बैक्टीरिया, तो ये आएंगे मृतोपजीवी में। कुछ ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे, तो इसको कहा जाएगा स्वपोषी। अर्थात वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है वो कहलाएगा स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफिक हो जाएंगे, जैसे हरे पौधे वो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। अगला है परजीवी। परजीवी को कहते हैं पैरासाइट्स। तो वैसे जीव जो अन्य जीवों पर रहकर उससे भोजन प्राप्त करता है उसको हम लोग कहते हैं परजीवी। जैसे जूं, फीता कृमि, गोल कृमि, जोंक, ये कहलाते हैं परजीवी जो अन्य जीवों पर रह करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, आश्रय प्राप्त करते हैं, तो इसको कहेंगे परजीवी या पैरासाइट्स। तो ये पहला क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन देख रहे थे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है। तो आंसर कर दें 2 नंबर का 1 हरित लवक। आंसर है हरित लवक, कहते हैं इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट। देखिए हरित लवक हरे पौधे में पाए जाते हैं और पौधा हरित लवक के द्वारा ही भोजन अपना बनाता है। तो हरित लवक को कहा जाता है पौधे का रसोई घर। पौधे का रसोई घर कौन कहलाता है? हरित लवक। इंग्लिश में कहेंगे क्लोरोप्लास्ट। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। और अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में कौन सी प्रतिक्रिया प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में नहीं होती है। ऑक्सीजन का पहला चॉइस है ऑक्सीजन का मुक्त होना, सही है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना। तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका बी, 3 नंबर का बी। जब अगला चॉइस में देख लेंगे इसमें कि पानी का टूटना और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग। तो ये तीनों सही है, गलत हो गया बी। अब है क्या कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। तो देख लें प्रकाश संश्लेषण के बारे में।
प्रकाश संश्लेषण में कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, मतलब निकालते हैं। तो इस क्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए साइट कहाँ है? तो क्लोरो हरे पौधे का मतलब क्या कि क्लोरोफिल जिसमें प्रेजेंट हो। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का लिखते हैं C6H12O6, ग्लूकोज हुआ। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है। अब प्लस ऑक्सीजन मुक्त होता है और जल मुक्त होता है। तो ये पूरा प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, इंग्लिश में कहे फोटोसिंथेसिस। तो आंसर 3 का कौन सा हो जाएगा? बी। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। 3 का भी देखें, 4 नंबर क्वेश्चन। हम लोग प्लांट एनिमल दोनों में पोषण देख रहे हैं, पौधा का भी देखेंगे, जंतु में भी देखेंगे किस तरह का पोषण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी है, मतलब कितना वायुमंडल में कार्बन पाया जाता है। तो आंसर हम लोग लिख लेंगे 1 नंबर ए 0.03%। देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। इसके अतिरिक्त अन्य गैस हैं। तो आंसर इसका कौन सा हम लोग लिखेंगे? 4 का ए। अब चलते हैं क्वेश्चन 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि स्वपोषी भोजन के निर्मित मूलभूत आवश्यकता है। स्वपोषी के लिए क्या क्या जरूरी है? तो सूर्य का प्रकाश होगा तब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी। और स्वपोषी पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसके लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। दूसरा चॉइस में है क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल जब तक न रहेगा तब तक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी और भोजन पौधा नहीं बना पाएगा। 3 में कार्बन डाइऑक्साइड जल, ये भी भोजन निर्माण के लिए या प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। चौथा सभी, तो हो जाएगा सभी, यानी 5 का डी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 6 में है कि अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण का मुख्य माध्यम क्या है? मतलब कि अमीबा किस अंग के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। तो आंसर पहले हम लिख दें बी। देखिए अमीबा एक प्रोटोजोआ संघ का जंतु है। प्रोटोजोआ का मतलब होता है कि जिसका बॉडी एक सेल का बना हो, उसको हम लोग रखते हैं प्रोटोजोआ में। और प्रोटोजोआ में आता है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ट्रिप्नोसोमा। तो ये प्रोटोजोआ हैं जिनका बॉडी एक सेल के बने होते हैं। तो अमीबा भी एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। इसका अनियमित आकार होता है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इसमें चलने के लिए एक पैर जैसा रचना निकलता है, इसका नाम है कुटपाद यानी स्यूडोपोडिया। जो पैर जैसा निकला रचना है इसका नाम है स्यूडोपोडिया, कहते हैं कुटपाद। इसी के द्वारा यह भोजन को भी ग्रहण करता है। मान लीजिए यहाँ भोजन है तो कुटपाद को बढ़ाता है और भोजन को घेर लेता है। तो अमीबा में भोजन किसके द्वारा पकड़ा जाता है? तो कुटपाद के द्वारा। अमीबा में प्रचलन किससे होता है? तो कुटपाद यानी स्यूडोपोडिया द्वारा होता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अमीबा में प्रचलन अंग है तो क्या? स्यूडोपोडिया। जो पैरामीशियम है तो उसमें रहता है सिलिया, चलने के लिए सिलिया होता है। यूग्लिना है तो उसमें फ्लैजिला रहता है। तो 6 नंबर का अभी हम क्वेश्चन देख रहे थे और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में है, 7 नंबर क्वेश्चन में कि ग्रहणी इनमें से किसका भाग है? तो आंसर हो जाएगा छोटी आंत यानी डी। अब देखिए
आहार नाल अगर देखा जाए तो शुरू होता है मुख गुहा से, भोजन हम लोग मुख गुहा में लेते हैं, बकल कैविटी में लेते हैं, और आगे जाता है फायरिंग्स में, फायरिंग्स होते हुए जाएगा ग्रास नली यानी ऑसोफेगस में, ऑसोफेगस से स्टोमक, स्टोमक से छोटी आंत में। तो छोटी आंत में दो पार्ट, एक का नाम है ड्यूडेनम और दूसरे का नाम इलियम। ड्यूडेनम और इलियम मिला करके क्या स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। तो ड्यूडेनम को हिंदी में कहते हैं ग्रहणी। तो ग्रहणी किसका पार्ट हो गया? तो स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, 7 का डी हो गया। इसी में छोटी आंत में भोजन का पाचन भी होता है और यहाँ अवशोषण भी होता है। पचे हुए भोजन का एब्जॉर्प्शन छोटी आंत में इलियम द्वारा होता है। तो अब क्वेश्चन देखेंगे 8 में है कि ग्रसनी ग्रास नली से किस छिद्र द्वारा जुड़ा रहता है। जैसे देखें, पहले आंसर इसका 8 का बी। देखिए ग्रसनी, इसको इंग्लिश में कहा जाता है फेरिंग्स। पहले इस तरह समझे कि बकल कैविटी है, यहाँ से भोजन हम ले लेंगे। अब बकल कैविटी खुलता है फेरिंग्स में, फेरिंग्स को कहते हैं ग्रसनी। वो आगे चल करके दो पार्ट में बढ़ जाता है, एक कहलाता है गलेट और दूसरा ग्लोटिस। गलेट को कहते हैं निगल द्वार, हिंदी में कहते हैं निगल द्वार। तो गलेट से भोजन जाता है और ग्लोटिस ये श्वसन नली होता है जिसके द्वारा हम लोग सांस लेते हैं। तो ग्लोटिस पर एक फ्लैप रहता है, ढक्कन जैसा रचना, जिसका नाम है इपीग्लोटिस। आइए जब भोजन करते हैं तो ग्लोटिस बंद रहता है इपीग्लोटिस के द्वारा, जिसमें भोजन नहीं फंसता है। और जल्दी जल्दी ये भोजन करते हैं तो यही कभी इपीग्लोटिस खुला रह गया, भोजन उसमें जा कर के फंस जाता है। तो 8 का कौन सा हो जाएगा? बी, यानी फेरिंग्स किस में खुलेगा? तो गलेट में। गलेट को हिंदी में कहते हैं निगल द्वार। और ग्लोटिस क्या है? तो ये श्वसन नली है। माने फेरिंग्स पहले तो कॉमन नली रहता है फेरिंग्स, फेरिंग्स आकर के खुलेगा दो पार्ट में, एक गलेट में और दूसरा ग्लोटिस में। ग्लोटिस श्वसन नली और गलेट हो गया पाचन नली। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये 8 नंबर का हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन। और 9 नंबर में अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। इसका आंसर लिख दें बी। देखिए लार हमारे लार ग्रंथि से स्रावित होता है। लार ग्रंथि को कहा जाता है सलेवरी ग्लैंड। और लार ग्रंथि में लार में रहता है टाइलिन नामक एंजाइम, टाइलिन नामक एंजाइम होता है। और यह स्टार्च को, स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट, तो यह स्टार्च को बदल देता है डाइसैकराइड में, मतलब शर्करा में, डाइसैकराइड्स में। डाइसैकराइड्स में होता है शर्करा। इस चलते देर तक रोटी चबाते हैं तो रोटी मीठी लगती है। क्यों? चूँकि गेहूं में रहता है स्टार्च, और स्टार्च टाइलिन नामक एंजाइम के द्वारा चेंज हो जाता है किस में? डाइसैकराइड में, मतलब शर्करा में। और इस तरह से रोटी चबाने पर मीठी लगती है। तो टाइलिन में कौन एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन कहाँ पाया जाता है? तो लार में। लार कहाँ स्रावित होता है? तो लार ग्रंथि से। और सबसे बड़ी लार ग्रंथि का नाम है पैरोटिड ग्लैंड। ये पूछता है कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सा है? तो पैरोटिड ग्लैंड है। और पैरोटिड ग्लैंड सांप में रूपांतरित होकर पॉइजन ग्लैंड में चेंज करता है। तो ये हम क्वेश्चन देख रहे थे 9 नंबर का। 9 नंबर से कई क्वेश्चन आप देख रहे हैं निकलते हुए, जो हम लोग के लिए उपयोगी होगा। और अब हम क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए 10 में है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम पित्त रस में पाया जाता है। बिलिन, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, इनमें कोई नहीं। देखिए पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। डी हो गया आंसर। पित्त में रहता है बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, सब पिगमेंट है, एंजाइम नहीं है बल्कि पिगमेंट है। बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट लवण है, और ये मिला करके बनता है पित्त। और पित्त भोजन को क्षारीय बनाता है, वसा को इमल्सिफाई करता है, मतलब पायस बनाता है, जिस पर
लाइपेज नामक एंजाइम उस पर फंक्शन करता है और वसा को तोड़ देता है। तो ये देखे थे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का डी। अब क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में क्या है क्वेश्चन? 11 में है कि अक्ल दांत है। पहला चॉइस है इंसाइजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर और चौथा मोलर। तो अक्ल दांत पहले आंसर लिख लें, मोलर यानी डी। चारों दांत के बारे में जान लें। पहले तो ये कहें कि दांत के अध्ययन को हम लोग कहते हैं ओडोंटोलॉजी। और दांत जिस सेल से बनता है उसका नाम है ओडोंटोब्लास्ट सेल। क्लियर यहाँ? और दांत को मुख्यतः 4 भाग में बांटते हैं। पहला है इंसाइजर। इंसाइजर इसको हिंदी में कहते हैं कृंतक। इसका काम है भोजन को काटना। इंसाइजर का काम भोजन को काटना, भोजन को काटना। दूसरा है कैनाइन। कैनाइन को हिंदी में कहते हैं रदनक। इसका काम है भोजन को चीरना फाड़ना। शिकारी जंतुओं में ये वेल डेवलप्ड रहता है रदनक, भोजन को चीरना फाड़ना। तीसरा है प्रीमोलर। अग्रचवर्णक कहते हैं। भोजन को चबाना इसका काम है, भोजन को चबाना। और डी में है मोलर, हिंदी में कहते हैं चवर्णक। इसका भी काम है भोजन को चबाना। देखिए इंसाइजर रहता है नाक के सामने, इसलिए इसको नोज टीथ भी कहते हैं। इंसाइजर को नोज टीथ कहा जाता है ताकि क्योंकि नाक के सामने दांत होता है। दूसरा कैनाइन देख रहे हैं जो भोजन को चिरता फड़ता है, तो इसको कहा जाता है आई टीथ, क्योंकि आई के सामने रहता है इसलिए इसका नाम देते हैं आई टीथ। अब प्री मोलर और मोलर को कहा जाता है चिक टीथ, क्योंकि आई के बाद इधर चिक लिखते हैं। तो दोनों का काम है भोजन को चबाना। तो इस तरह से दांत मुख्यतः कितने प्रकार के हो गए? 4। इसका हम लोग डेंटल फार्मूला लिखते हैं दंत सूत्र। दंत सूत्र में इसे मैन का लिखते हैं, मैन में डेंटल फार्मूला। पहले इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, 4 प्रकार का हो गया दांत। तो 21, 23 अब बाई 21, 23 तो ये हो जाएगा 2, 1, 3, 2, 5, 3, 8। तो ये एक साइड का ही सूत्र होता है। ये सूत्र तो 8 8 हो गया 16। नीचे भी 8 गुना 2, 8 एक साइड हो गया, अब फिर 8 एक साइड, 8 8 16। तो नीचे भी 8 8 16। टोटल दांत हो गया 16 22 16 यानी 32। जोड़ देना है, काटना नहीं है 16 22 16 को, बल्कि 16 ऊपर और 16 नीचे। टोटल दांत का सेट कितना हो गया? 32। तो इसी में मोलर में एक इधर से एक 2 और ऊपर में एक, अब एक इधर से 4, मतलब 4 ज्यादा दांत हुआ। वो अक्ल दांत होता है जो 20 वर्ष के बाद, 18-20 वर्ष के बाद निकलता है और एक ही बार निकलता है अक्ल दांत, जिसको कहा जाता है मोनोफायोडोंट। तो ये हम लोग देख रहे थे डेंटल फार्मूला मैन का। अभी चाइल्ड में हम देखते हैं, बच्चा में। तो चाइल्ड में डेंटल फार्मूला, चाइल्ड का मतलब मिल्क टीथ में। चाइल्ड मैंने क्या, डेंटल फार्मूला किसके लिए? मिल्क टीथ के लिए, दूध का दांत के लिए। इक्कीस 02, 21 02,
तो ऊपर कितना हो गया 5 गुना 2, अब 5 गुना 2 यानी 10, अब बाई 10 बराबर 20, यानी मिल्क टीथ का हो गया 20, 2 1 3 2 5 एक साइड का हो गया, अब 5 फिर एक साइड 10 और नीचे भी 5 एक साइड और 5 एक साइड, तो टोटल दांत की संख्या हो गया 20। तो पूछा है कि मिल्क टीथ कितने होते हैं 20। ये दांत टूटता है तो परमानेंट टीथ निकलता है जो हम लोग 32 देखे। तो अगर पूछेगा कि मनुष्य में पूरे जीवन काल में कुल कितने दांत हुए, तो 52 गो हो गए, 32 परमानेंट और 20 गो है मिल्क टीथ, तो टोटल कितने दांत हो गए जीवन काल में, मनुष्य के जीवन काल में, तो 52 दांत होते हैं। तो ये हम लोग टीथ से संबंधित कुछ ना मेन पार्ट्स देख रहे थे। और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 11 क्वेश्चन देख चुके, अब 12 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि पाचक एंजाइम किस श्रेणी में आते हैं। तो आंसर पहले देख दें, बी नंबर आंसर इसका हो जाएगा हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज का मतलब होता है कि पाचक एंजाइम क्या करता है, भोजन के जटिल पार्ट को छोटे पार्ट में तोड़ना, यानी एंजाइम का, पाचक एंजाइम का काम हो गया जटिल भोज्य पदार्थ को सरल पदार्थों में बदलना यानी तोड़ना। तो हाइड्रोलेज का मतलब ही होता है कि हाइड्रो जहाँ लग गया मतलब कि जल अपघटन, मतलब कि जल के द्वारा ये भोजन को तोड़ देता है, इसलिए इसको कहा गया हाइड्रोलेज। तो पाचक एंजाइम कैसा हो गया, हाइड्रोलेज। क्यों कहलाएगा कि चूंकि भोजन के जटिल अवयव को सिंपल अवयव में तोड़ता है यानी बदलता है। तो ये 12 का हो गया बी। और अब देखते हैं क्वेश्चन 13। 13 में क्या है, तो 13 में देखते हैं क्वेश्चन कि जठर ग्रंथियों की अम्लजन कोशिकाएं क्या स्रावित करती है। तो पहले आंसर दे दें डी यानी HCl। देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड में, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ रहता है, आमाशय में, और गैस्ट्रिक ग्लैंड में बहुत सारे सेल्स होते हैं जिसमें एक होता है ऑक्जिंक्टिक सेल, जिसको कहते हैं अम्लजन। ऑक्जिंक्टिक सेल कहाँ रहता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में, और गैस्ट्रिक ग्लैंड रहता है स्टोमक में। और ये ऑक्जिंक्टिक सेल स्रावित करता है क्या, HCl। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इसका काम होता है भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करना, जो जीवाणु जाता है भोजन के साथ जीवाणु को नष्ट करना, यह काम है HCl का। और आगे की प्रोपेप्सिन को पेप्सिन में बदलना, ये HCl का कार्य देखते हैं। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, डी यानी ऑक्जिंक्टिक सेल हो गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि HCl किस सेल से स्रावित होता है। तो ऑक्जिंक्टिक सेल। एक होता है पेप्टिक सेल जिसमें प्रोपेप्सिन निकलता है, म्यूकस सेल जिससे म्यूसिन निकलता है, और ये टोटल पार्ट हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड के जिससे स्रावित होता है गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस में रहता है HCl, प्रोपेप्सिन, म्यूसिन, रेनिन ना, ये मिल करके बनाता है गैस्ट्रिक जूस। प्रोपेप्सिन का काम है प्रोटीन को तोड़ना, रेनिन दूध में उपस्थित प्रोटीन जिसको कहते हैं केसिन, केसिन को कैल्शियम पाराकैसिनेट में बदलना, यानी सिंपल पार्ट में बदलना। तो ये हम देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 13। अब देखते हैं क्वेश्चन 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या क्वेश्चन है। 14 में है कि स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण किसके द्वारा होता है। तो आंसर लिखते हैं डाइस्टेज यानी ए। देखिए शर्करा को माल्टोज में बदलने के लिए एंजाइम आता है एमाइलेज। एमाइलेज और डाइस्टेज दोनों सेम प्रकृति का है, इसलिए एमाइलेज की जगह डाइस्टेज अगर लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो एमाइलेज किसका पाचन करता है, तो स्टार्च का। उसी तरह से पेप्सिन, एंजाइम का नाम है पेप्सिन और ट्रिप्सिन,
ये प्रोटीन का पाचन करता है। पूछता है कि प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम का नाम क्या है, तो पेप्सिन है और ट्रिप्सिन। पेप्सिन गैस्ट्रिक ग्लैंड से स्रावित होता है और ट्रिप्सिन अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज से स्रावित होता है। अग्नाशय एक रचना है ना जहाँ से ट्रिप्सिन नामक एंजाइम स्रावित होता है, और ये दोनों एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। और तीसरा है लाइपेज, ये भी एंजाइम है जो वसा का पाचन करता है, फैट्स को तोड़ता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो इस तरह से एमाइलेज स्टार्च का पाचन करेगा एंजाइम है। पेप्सिन ट्रिप्सिन भी एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करता है, और लाइपेज भी एक एंजाइम है जो वसा का पाचन करता है, अर्थात वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलता है। तो ये देख रहे थे 14 का ए। अब क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पंद्रह में है कि बुर्नस ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, तो बर्नस ग्लैंड होता है ड्यूडेनम में, आंसर हो जाएगा बी। देखिए बर्नस ग्लैंड और लीवर कून ये दोनों स्रावी होते हैं, मैंने कि एंजाइम स्रावित करते हैं, और ये दोनों पाए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्रिप्स ऑफ लीवर कून पूरा नाम है, वही मेन एंजाइम स्रावित करता है। और लीवर कून एक क्षारीय पदार्थ स्रावित करता है ना, जो कि भोजन के पचने में मदद करता है। तो ये 15 का बी देखे। और क्वेश्चन देखेंगे 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 में क्या है क्वेश्चन? 16 में है कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स मुख्यतः बना होता है, तो आंसर पहले लिख दें सी। लसिका ग्रंथि का वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स यानी कि अपेंडिक्स हुआ, तो अपेंडिक्स कहता है किसका बना होता है, तो लसिका ग्रंथि में कि लिम्फ नोड का बना होता है, लसिका ग्रंथि की बना होता है। और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता क्या है, तो ये छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ मिलता है वहाँ ज्वाइंट पर एक रहता है सीकम, और सीकम के ऊपर में एक रचना होता है जिसका नाम है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में पाचन होता है सेलुलोज का, ये जानवरों में विकसित रहता है, जो घास खाने वाले जानवर हैं, यानी कि सेलुलोज का पाचन जानवरों में कहाँ होता है, तो अपेंडिक्स में होता है। लेकिन हम लोग में अपेंडिक्स क्या अवशेषी अंग के रूप में रहता है, उसका कोई यूज नहीं है, केवल अवशेष मात्र में चिन्ह मात्र रह गया। तो हम लोग में अवशेषी अंग, लेकिन जो घास खाने वाले जंतु हैं उसमें एक्टिव रहता है, और इसमें सेलुलोज का पाचन होता है। एक और ध्यान देना है कि अपेंडिक्स में कोई एंजाइम नहीं है, सेलुलोज पचाने वाला एंजाइम नहीं है, बल्कि उसमें जीवाणु रहता है जो सेलुलोज का अपघटन करता है। तो ये 16 नंबर का क्वेश्चन देखे। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, 17 में है कि हरे प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर के घटने का मुख्य कारण इनमें कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए कि हरे पौधे में जैसे पत्तियां हरी है, अब हरा प्रकाश अगर दिया जाए तो क्या करेगा, उस प्रकाश को परावर्तित कर देगा। माने जो कलर होता है अगर वही कलर उस पर दिया जाए तो उस कलर को क्या करेगा, परावर्तित कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, इसलिए उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए समानतः हरे पौधे में हरा प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभवतः नहीं होती है। अब लाल प्रकाश में, लाल अगर पत्ती है, अगर लाल हम प्रकाश पर दें तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लाल प्रकाश क्या करेगा कि उसको रिफ्लेक्ट कर देगा और उसका कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 17 का सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18 में कि सूर्य के प्रकाश की प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में क्या भूमिका है, तो जल के प्रकाशिक अपघटन के लिए अनिवार्य है, यानी कि ए, 18 का ए।
अब देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है। तो प्रकाश क्यों चाहिए? तो प्रकाश क्या करता है कि जल को अपघटित करता है, मतलब जल को तोड़ता है, जिससे ऑक्सीजन फ्री हो जाता है और हाइड्रोजन NADP द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जो लास्ट में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण के लिए जरूरी होता है। तो अगर ये हम पूछे आपसे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए प्रकाश क्यों जरूरी है, तो कहना होगा कि प्रकाश जल को अपघटित करता है, जल को तोड़ता है, जिसके फलस्वरूप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो ऑक्सीजन कहाँ से मुक्त होता है? तो जल से मुक्त होता है। कहीं पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से मुक्त होता है? तो जल से मुक्त होता है। तो ये देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 18। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 का क्वेश्चन 19 में है कि इनमें से प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्या नहीं होता है? पहला कि कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, दूसरा पानी का टूटना, ऑक्सीजन का मुक्त होना, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ मुक्त नहीं होता है, बल्कि ऑक्सीजन मुक्त होता है, जो अभी हम समीकरण द्वारा दिखाए कि कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ उपयोग होगा और निकलेगा क्या? ऑक्सीजन ना। तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा? 19 का ए। और लास्ट क्वेश्चन है 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्वेश्चन देखेंगे। 20 में है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन के मध्य सामंजस्य स्थापित करने में कौन सा जैव प्रक्रम अग्रणी है? तो इसका आंसर पहले दे दें सी। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस होता है प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के द्वारा। जैसे पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है तो क्या मुक्त करेगा? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त होता है, लिबरेट होता है क्या? ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं श्वसन में। श्वसन क्रिया में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। और निकालते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड निकाले, पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यूज में लाएगा। अब पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो करेगा, जहाँ से ऑक्सीजन मुक्त होगा, वो हम लोग लेंगे। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस यानी सामंजस्य कौन करता है? तो प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों। अतः आंसर हो जाएगा क्या? आंसर हो जाएगा सी। 20 का सी हो जाएगा। 20 का हो गया सी। तो इस तरह से हम 20 क्वेश्चन का डिस्कस किए। आप 20 क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन भी नया नया निकलते हैं, उस पर मेन ध्यान देना है। और परीक्षा के क्वेश्चन बहुत मायने रखेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। वो चैप्टर कवर होता है, जैसे पोषण से बहुत सारे चैप्टर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चैप्टर में जो भी है वो क्लियर होते जाता है, इसलिए क्वेश्चन होना बहुत आवश्यक है। जैसे बायोलॉजी से हो जाएगा क्वेश्चन, उसके बाद फिजिक्स से क्वेश्चन उठाएंगे, केमिस्ट्री से उठाएंगे। इस तरह से मैनेज करते जाएंगे, परीक्षा तक टोटल क्वेश्चन हम करवा देंगे। तो आपका काम हो गया, जो क्वेश्चन है उस पर मेहनत करना है ना। मेहनत हम करवाएंगे, आपको मेहनत करना है, दोनों मिल करके ना ये रिजल्ट के लिए काम हम लोग करेंगे। और इस तरह से हम कामना करेंगे कि आपका रिजल्ट अच्छा हो, आप टारगेट को, लक्ष्य को हासिल कर सकें। और फिर हम लोग अगला दिन क्वेश्चन लेके आएंगे। धन्यवाद।